रिसेंटली 2024 की क्वाड लीडर्स समिट यूएस के डेलावेयर स्टेट की विल्मिंगटन सिटी में हुई। इससे विल्मिंगटन डिक्लेरेशन निकल कर आया। इस डिक्लेरेशन के मेजर पॉइंट्स क्या रहे, इसमें चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के बारे में क्या कहा गया, क्वाड का इंडो पैसिफिक में क्या रोल है और चाइना इस ग्रुपिंग को लेकर अलार्म्ड क्यों है, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वाड जो कई सालों से डोमिनेंट पड़ा हुआ था, वो अब धीरे धीरे मोमेंटम गेन कर रहा है। क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। जैसे क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स होते हैं, वैसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में 4 मेंबर्स हैं, यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इंडो पैसिफिक रीजन के इन 4 देशों की आबादी वर्ल्ड की कुल आबादी की लगभग 1/4 है और जीडीपी वर्ल्ड की जीडीपी की लगभग 1/3 है। 2004 की डेवस्टेटिंग इंडियन ओशन सुनामी के रिस्पॉन्स में इन 4 देशों ने डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स के लिए आपस में कोलैबोरेट किया था। यहां से इन चारों देशों की इनफॉर्मल पार्टनरशिप की शुरुआत हुई। इनिशियली इनका फोकस ह्यूमैनिटेरियन एड और डिजास्टर रिलीफ पर था, बट फिर 2007 में क्वाड ग्रुप फॉर्मलाइज हुआ और मेंबर्स का कोऑपरेशन एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग में इवॉल्व हो गया। अब क्वाड ग्रुप का फोकस डिजास्टर रिलीफ से बढ़ के इंडो पैसिफिक के ब्रॉडर सिक्योरिटी इश्यूज पर आ चुका था। इसके बाद एक दशक तक क्वाड ग्रुप इनएक्टिव रहा। फिर 2017 में चाइना की बढ़ती असर्टिवनेस से इंडो पैसिफिक में होने वाले चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए क्वाड को रिवाइव किया गया। फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, क्वाड के 4 मेंबर देश फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक के शेयर्ड विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विल्मिंगटन डिक्लेरेशन में इसी विजन को रीएफर्म किया गया। अब फ्रीडम और ओपननेस की बात हो रही है, तो क्या ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को पसंद आएगी? बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। ऐसी पार्टी जो फ्रीडम्स को कर्ब करने के लिए और सेंसरशिप के लिए जानी जाती है, ऑब्वियसली उसे फ्रीडम और ओपननेस की बातें पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि ये उसके कंट्रोलिंग गवर्नेंस स्टाइल से मैच नहीं करती हैं। इसलिए चाइना क्वाड ग्रुपिंग को एंटी चाइना अलायंस के रूप में देखता है। क्वाड ग्रुपिंग में इंडो पैसिफिक रीजन की 4 मेजर डेमोक्रेसीज हैं जो रूल ऑफ लॉ, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बात करती हैं, जो चाइना के ऑथोरिटेरियन सिस्टम से कॉन्ट्रास्टिंग स्टांस है। यही वजह है कि चाइना क्वाड को डिसलाइक करता है। चाइना वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बनना चाहता है, जिसकी वजह से चाइना और यूएस के बीच राइवलरी देखने को मिलती है। ऑब्वियसली यूएस अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मेंटेन रखना चाहता है, जिसके लिए वो तमाम स्टेप्स लेता है। इन्हीं स्टेप्स में से एक है लाइक माइंडेड नेशंस के साथ अलायंसेस बनाना, जैसे इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड और ऑकस जैसे अलायंसेस। इन जैसे अलायंसेस का मकसद है साउथ चाइना सी और ब्रॉडर इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की बढ़ती हुई असर्टिवनेस को चैलेंज करना। विल्मिंगटन डिक्लेरेशन में बिना चाइना का नाम लिए ये मेंशन किया गया है कि क्वाड मेंबर्स मैरीटाइम डोमेन में अग्रेसिव एक्शंस को अपोज करते हैं। इस तरह के यूनिलैटरल एक्शंस जो फोर्सफुली स्टेटस को बदलना चाहते हैं, उन्हें अपोज करते हैं। बस चाइना का नाम नहीं लिया गया है, बट इशारा उसी तरफ है। इंडो पैसिफिक में देशों को बुली करना, आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट करके उन्हें मिलिटराइज करना, बेसलेस टेरिटोरियल क्लेम्स करना, इलीगल फिशिंग, एनक्रोचमेंट्स। डिक्लेरेशन में इनडायरेक्टली चाइना के इसी तरह के एग्रेशन को अपोज करने की बात की गई है। इंटरनेशनल वाटर्स के अनलॉफुल यूजेस और रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट स्टैंड लेने की बात की गई है। ऑफ कोर्स ये चाइना के लिए अलार्मिंग है। डिक्लेरेशन में इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट पर जोर दिया गया है। रीजन की कंट्रीज की मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ाने की बात की गई है, ताकि वो अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में फॉरेन इनकर्शंस और इलीगल एक्टिविटीज को डिटेक्ट करके उसके अगेंस्ट बेहतर ढंग से रिस्पॉन्ड कर पाएं। फर्दर, रूल्स बेस्ड ऑर्डर प्रमोट करने और इंटरनेशनल लॉ फॉलो करते हुए डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व करने पर जोर दिया गया है। 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने साउथ चाइना सी में चाइना के 9 डैश लाइन पर बेस्ड हिस्टोरिकल क्लेम्स को इलीगल ठहराया था। विल्मिंगटन डिक्लेरेशन में इस रूलिंग को एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बताया गया है। आसियान, आयोरा और पैसिफिक आइलैंड्स फोरम जैसे रीजनल इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज किया गया है। जाहिर है ये सब बातें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा के अगेंस्ट जाती हैं। इसलिए बैलेंस ऑफ पावर को अपने अगेंस्ट स्विंग होता देख चाइना क्वाड की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को रीजन के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क बताता है। क्वाड मेंबर्स पर आरोप लगाता है कि वो एक इंडो पैसिफिक नेटो बिल्ड करना चाह रहे हैं और एक नया कोल्ड वॉर स्टार्ट करना चाह रहे हैं।
जबकि क्वाड ग्रुप अपने मेंबर्स को कोई सिक्योरिटी गारंटीज ऑफर नहीं करता है। नेटो जैसे कलेक्टिव डिफेंस का कोई प्रावधान नहीं है। बट चाइना में ऐसा नैरेटिव सेट किया जाता है कि एडवर्सरीज चाइना को घेर रहे हैं और चाइना खतरे में है। ऐसा करके चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी देश में अपनी पावर को फर्दर कंसोलिडेट करती है। रीजन में इवॉल्व होते सिक्योरिटी चैलेंजेस के रिस्पॉन्स में आगे आने वाले टाइम में हमें क्वाड मेंबर नेशंस के बीच कोऑपरेशन इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। अगले साल क्वाड का फर्स्ट जॉइंट कोस्ट गार्ड मिशन होने जा रहा है, जिसमें यूएस, इंडिया और जापान के कोस्ट गार्ड्स और ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसे क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन कहा जा रहा है। क्वाड मेंबर्स के बीच बढ़ता हुआ नेवल कोऑपरेशन मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करेगा। चारों देश अपनी कलेक्टिव लॉजिस्टिक स्ट्रेंथ को बूस्ट करेंगे, जिससे रीजन में किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान रैपिडली और एफिशिएंटली रिस्पॉन्ड किया जा सकेगा। इंडो पैसिफिक में कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए सस्टेनेबल और रेजिलिएंट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, अंडर सी केबल नेटवर्क्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा और एक रिलायबल और सिक्योर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। ऑफ कोर्स, क्वाड देशों के बीच के इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैबोरेशन को चाइना अपने फ्लैगशिप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के काउंटर के रूप में देखेगा। इंडो पैसिफिक में की एरियाज में अपने इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट चैलेंज के रूप में देखेगा। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड किया जाएगा। इंडो पैसिफिक रीजन में ज्यादा से ज्यादा लाइफ सेव करने के मिशन को अचीव करने के लिए क्वाड मेंबर्स साथ आएंगे। डिजीज प्रिवेंशन, वैक्सीन्स एक्सेस, इक्विटेबल हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी कोऑपरेशन जैसे एरियाज में कोलैबोरेट किया जाएगा, ताकि जब अगली बार चाइना या कहीं और से कोई माइक्रोब रिलीज होके ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कॉज करे, तब हम उससे डील करने के लिए बेटर प्रिपेयर्ड हों और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस को मिनिमाइज कर सकें। विल्मिंगटन डिक्लेरेशन में स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स के रेजिलियंस को एनहांस करने की बात की गई है। आज के इंफॉर्मेशन एज में सेमीकंडक्टर्स की इंपॉर्टेंस को देखते हुए क्वाड नेशंस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स को स्ट्रेंथन और डाइवर्सिफाई करके चाइना पर रिलायंस को रिड्यूस करेंगे। डिक्लेरेशन में क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर भी एम्फेसिस दिया गया है। फॉर इंस्टेंस, एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और सेंसिंग को हार्नेस किया जाएगा। इनोवेशंस के जरिए फार्मर्स को एम्पावर किया जाएगा। क्वाड देश मैरीटाइम सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि साइबर डोमेन में डिटीरियोरेट होते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के बीच सप्लाई चेन्स को साइबर रेजिलिएंट बनाना, सिक्योर साइबर इकोसिस्टम्स डेवलप करना, वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करके नेशनल सिक्योरिटी नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करना और साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा पोज किए जाने वाले थ्रेट्स को एड्रेस करना बहुत आवश्यक है। फर्दर, क्वाड मेंबर्स मीडिया फ्रीडम को सपोर्ट करने, डिसइंफॉर्मेशन को काउंटर करने और फॉरेन मैनिपुलेशन और इंटरफेरेंस को एड्रेस करने की दिशा में कोलैबोरेट करेंगे और एक्सट्रीमिज्म के थ्रेट्स को डिटेक्ट, प्रिवेंट और एड्रेस करने की कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन किया जाएगा। एक साथ मिलकर रीजनल और ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा। विल्मिंगटन डिक्लेरेशन में नॉर्थ कोरिया के मिसाइल लॉन्चेस को डायरेक्टली कंडेम किया गया है। इसे इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट बताया गया है और कोरियन पेनिनसुला के कंप्लीट डीन्यूक्लियराइजेशन की बात की गई है। यूक्रेन वॉर की ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स के इशू को रेस किया गया है और बिना रशिया का नाम लिए न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की धमकी को अनएक्सेप्टेबल बताया है। आउटर स्पेस के सेफ, पीसफुल, रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल यूज पर जोर दिया गया है। यहाँ भी बिना रशिया का नाम लिए कहा गया है कि आउटर स्पेस ट्रीटी को अपहोल्ड किया जाना चाहिए और आउटर स्पेस में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्लेस नहीं किए जाने चाहिए। म्यांमार में खराब होती पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन पर चिंता जताई गई है और वायलेंस को इमीडिएटली रोकने की अपील की गई है। मिडिल ईस्ट में पीस और स्टेबिलिटी अचीव करने की बात की गई है। गाजा की फ्यूचर रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन की बात की गई है। कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट होने से रोकने, दोनों ओर से वायलेंस को एंड करने और इजरायली एक्सपेंशन को एंड करने की बात की गई है और 2 स्टेट सॉल्यूशन पर एम्फेसिस दिया गया है। हुतीज के रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में अटैक्स को डायरेक्टली कंडेम किया गया है और ईरान का बिना नाम लिए कहा गया है कि हुतीज और उनके सपोर्टर्स को ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए जिससे ट्रेड फ्लो इम्पीड हो और वेसल्स की सेफ्टी थ्रेटन हो। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म की भी बात की गई है।
इस बात की अर्जेंसी को रिकॉग्नाइज किया गया है कि यूएनएससी को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव, इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक और इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए ऑफ कोर्स यूएनएससी की परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबरशिप को एक्सपैंड करना पड़ेगा और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे अंडर रिप्रेजेंटेड रीजन से मेंबर्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। आज यदि हम ग्लोबल इश्यूज की बात करते हैं तो उसमें क्लाइमेट चेंज का मेंशन जरूर होगा। क्लाइमेट क्राइसिस को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके काफी भयानक एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस होना शुरू हो चुके हैं। इसके लिए क्वाड देशों ने क्यू चैम्प लॉन्च किया है। क्यू चैम्प का फुल फॉर्म है क्वाड क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसमें क्वाड देश क्लाइमेट मिटिगेशन, अडेप्टेशन और रेजिलियंस की दिशा में साथ मिलकर काम करेंगे। ग्रीन शिपिंग नेटवर्क क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। क्लीन हाइड्रोजन को ज्यादा एक्सेसिबल बनाने का प्रयास किया जाएगा। इंडो पैसिफिक कंट्रीज को क्लाइमेट मॉनिटरिंग में असिस्ट किया जाएगा। क्लाइमेट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के इम्पैक्ट्स को बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सके। क्लीन एनर्जी इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन करने की कोशिश की जाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बूस्ट किया जाएगा और क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन्स क्रिएट करने का प्रयास किया जाएगा। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, बट केवल वेग स्टेटमेंट्स दे देने से प्रोग्रेस नहीं होती। प्रोग्रेस इस बात पर निर्भर करती है कि पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन कितना इफेक्टिवली होता है। क्वाड में इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एब्सेंट है, न कोई सेक्रेटरीट है, न कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी है। 4 देश बस एज अ शो ऑफ यूनिटी के लिए साथ आए हैं। इस अलायंस को बैक करने वाली कोई ट्रीटी नहीं है। तो टाइम के साथ हमें पता चलेगा कि क्लाइमेट क्राइसिस और अदर इश्यूज को एड्रेस करने में क्वाड का क्या रोल रहता है। लेट्स होप कि कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जाएं और ये सब कुछ बस एम्प्टी स्टेटमेंट साबित ना हो। बहुत से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के कारण क्वाड जैसे मिनीलैटरल्स अब देशों को ज्यादा अपीलिंग और इफेक्टिव लग रहे हैं। कंपेयर्ड टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, मिनीलैटरल्स एक ज्यादा फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म है जहां नेशंस अपनी कंसर्न्स को वॉइस कर सकते हैं और जॉइंटली कोऑपरेट करके कॉमन चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं। जैसे इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम कॉमन्स को सेफगार्ड करने के लिए क्वाड ग्रुप को री एनर्जाइज किया गया है। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि क्वाड को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाए और इवन इसे एक्सपैंड करके क्वाड प्लस बना दिया जाए। न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और वियतनाम जैसे देशों को क्वाड में शामिल किया जा सकता है। एक मजबूत क्वाड चाइनीज एम्बिशंस के लिए सिग्निफिकेंट चैलेंजेस पोज करेगा। हालांकि क्वाड को केवल चाइना के काउंटरवेट के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए। क्वाड इससे कहीं ज्यादा है। जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के अलावा क्वाड हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, सप्लाई चेन रेजिलियंस, साइबर सिक्योरिटी और डिजास्टर रिलीफ जैसे कई और विभिन्न एरियाज पर भी फोकस करता है। स्टिल, चाइना के लिए तो क्वाड उसके मैरीटाइम एम्बिशंस के अगेंस्ट एक थ्रेट है और एक एंटी चाइना अलायंस है। एनीवे, चाइना भले ही क्वाड को डिसलाइक करे, पर एक बात साफ है कि क्वाड इंडो पैसिफिक के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का एक अहम हिस्सा है। क्लियरली, द क्वाड इज हियर टू स्टे।